हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 7 में आज जो है वो है लेसन 8, जिसमें आज का टॉपिक है मानव यानी पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया। इसके अंदर हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए आज की टॉपिक पे हम बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो बात किया गया है वो है आपका दोस्तों टॉपिक अमेजन बेसिन में जीवन कैसा होता है। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसमें बात किया गया है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है और भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर में और 10 अंश दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। आगे बात किया गया है कि अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो बात किया गया है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। और अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजिन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। ठीक है, वो बात किया गया है दोस्तों सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? तो दोस्तों यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात किया गया है कि अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, आगे जो दोस्तों टॉपिक है वो है आपका जलवायु। जलवायु के बारे में क्या चर्चा किया गया है आइए जानते हैं। तो दोस्तों अमेजन बेसिन रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। इसके अलावा बात किया गया है कि यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है और तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो आगे बात किया गया है दोस्तों आपका वो है वर्षा वन। इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है चलिए आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं और वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं के छत सी बन जाता है। शाखा जो होती है छत की तरह बन जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसमें आगे और बात किया गया दोस्तों कि परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलियाड पैदा होते हैं और वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पछती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं वो यहाँ पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों कि प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और थोड़े से आगे चले तो दोस्तों बात किया गया है कि सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजाति हैं। आगे बात किया गया है कि मांस खाने वाले पिरान्हा, मत्स्य समेत मछलियाँ भी की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। आगे हम बात करें दोस्तों वो है ब्रोमीलियाड। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पैकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करता है। ठीक है, आई होप इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकता है। ठीक है, ब्रोमीलियाड का मतलब क्या होता है सही। ठीक है, आगे हम बात करें
वो है दोस्तों टॉपिक कर्तन एवं दहन। इनके बारे में क्या बात किया गया है। तो दोस्तों कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करता है, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इसी साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाता है। ठीक है, फसल पैदा किया जाता है। इसमें आगे बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और इसी बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इसी प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़ों को पुनः जोत सकते हैं। ठीक है, मतलब पुनः जोतते हैं, फिर उस पर कृषि करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों आपका वो है वर्षा वन के निवासी, यानी वर्षा वन में जो निवासी होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है और वो कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके बारे में चलिए आइए देखते हैं क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों महिलाएं फसलों में टेपियाको, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं और वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो मुख्य आहार में मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करें तो काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाया जाता है और कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक है, आगे चले और हम बात करें दोस्तों तो बात किया गया है कि 1970 यानी 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। ठीक है, आगे टॉपिक है आपका वो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इसमें क्या क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है और यह बेसिन उपोषण में 10 अंश उत्तर से 10 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। और इसमें आगे बात किया गया है वो है कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों वो है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानी पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इसी बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। आगे बात किया गया है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं और यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, आगे चले और हम बात करें दोस्तों तो इसमें बात किया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड भी होता है और मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है। आगे नोट है जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, जैसा कि उदाहरण के तौर पे बात किए गए वो है कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का बात करें हम दोस्तों तो वो है 1102। ठीक है, आगे चले और हम बात करें दोस्तों तो बात किया गया है कि जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है। ठीक है, आगे बात किया गया है कि धान के खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और यह उस क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। आगे बात किया गया है दोस्तों कि यहाँ पर प्रमुख रूप से गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। ठीक है, और गन्ना एवं जूट जैसे नगदी फसल भी उगाया जाता है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन किया जाता है। और इसमें आगे हम बात करें दोस्तों तो वो है कि मध्य ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाया जाता है। आगे इसमें बात किया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू एवं पीपल के साथ
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपसे तो डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से घिरा है। डेल्टा क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन से घिरा है। और बात करें आगे हम तो दोस्तों उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। आगे बात किया गया है आपका वो है कि बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा बात किया गया है कि एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। आगे बात करें दोस्तों तो डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। इसमें आगे बात किया गया है कि रेहू, कतला एवं हिसला मछलियों का सबसे लोकप्रिय प्रजाति जो है पाया जाता है और मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक है, आगे नोट है, चलिए ये इसको देख लेते हैं। जैसा कि दिया है दोस्तों कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है और ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह जो है तीव्रता से नहीं हो। ठीक है, नोट नंबर 2 है आपके सामने दोस्तों, वो है आपका कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। दोस्तों सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ठीक है, यानी दोस्तों जिस जल में डॉल्फिन रहती हैं वहाँ माना जाता है कि वहाँ का जो जल है वो शुद्ध है। ठीक है, आगे हम बात करें आपसे वो है आपका नोट नंबर 3। इसमें क्या बात किया गया है दोस्तों तो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इसके अलावा नोट नंबर 4 में जो बात किया गया दोस्तों कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो बात किया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे दोस्तों तो वो है कि जैसे कि आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति या संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, और इस तरह आपका जो आज का जो लेसन था लेसन नंबर 8 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस कंटेंट से आगामी परीक्षा में आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि डेली के आने वाले जो हैंडराइटिंग नोट्स हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग्स, रिलेटिव, पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।